नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीटेट का एग्जामिनेशन 7 जुलाई को जो होने वाला है, उसके कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पीछे एग्जामिनेशन हो चुके हैं उसके बारे में, जैसे जो दिया हुआ क्या कि 6 फरवरी 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ था पिछली ईयर में, उसके जो प्राथमिक स्तर है उसके सीडीपी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीडीपी में जो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि क्या पीछे क्या क्या क्वेश्चन पूछा थे, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपका अच्छा नंबर गेन होगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है? अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन, तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? शारीरिक। और सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? मोटर। और थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सामाजिक। और लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ क्या है? कॉग्निटिव। दोस्तों, इसमें किस बारे में डिस्कस किया गया है कि समस्या समाधान बौद्धिक योग्यताओं के बारे में दिया गया है, और समस्या समाधान और समालोचन चिंतन के बारे में दिया हुआ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? संज्ञानात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संज्ञानात्मक जो है ये हो जाएगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आ जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अब ये कैसे होगा उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। इसका जो एलोबरेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, है कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करते हैं। किसका? जो मानवीय क्षमताएं हैं उनकी व्याख्या करते हैं और परिच्छेद करते हैं। तथापि विकास क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन की स्पष्टता चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य है कि बालक की मानसिक क्षमताओं कॉग्निटिव डेवलपमेंट से यह है कि मानसिक क्षमताओं जैसे बुद्धि, चेतना, विचार तथा समस्या समाधान के विकास होता है। क्या होता है? समस्या समाधान का विकास होता है, जो कि शैशवावस्था में होता है। किसमें होता है? शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। और यह विकास जो है सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। सतत का मतलब ये चलने वाला क्या है कि जब से बच्चा जन्म हो जाता है और जब तक आदमी मरता नहीं तब तक विकास चलता रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों? विकास से डैश से की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। ऑप्शन ए क्या है? हेड से टो की ओर, मीन्स सिर से पैर की ओर। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, मीन्स जटिल से सरल की ओर। एक्सट्रीमिस्ट टू सेंट्री, मीन्स बाह्य से केंद्र की ओर। और स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो दोस्तों, ये मैंने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया है, जिसको सीडीपी का मैंने क्लास लिया है, उसमें भी बताया है कि विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन ए, हेड टू सिर, मीन्स हेड टू टो, मीन्स सिर से पैर की ओर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एलाबरेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एलाबरेशन क्या है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से। क्या है एलोबरेशन? विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। क्या होता है? सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत मस्तिष्काधोमुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत कहलाता है, सेफेलोकोडल कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सिर फिर हाथ और पैर पर नियंत्रण हासिल करता है। किस पे? पहले सिर पे, उसके बाद फिर हाथ पे और पैर पे नियंत्रण हासिल करता है। अर्थात पहले 2 महीने में सिर और चेहरे की गतिविधि पर नियंत्रण करता है। कैसे? और अगले कुछ महीनों में वे अपनी बाहों को उपयोग करके स्वयं को ऊपर उठाने में सक्षम होते हैं। फिर पैर को उंगली पर नियंत्रण करते हैं। क्या? फिर पैर की उंगली पे नियंत्रण हासिल करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन रेंगने, चलने, कूदने व चढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे डेवलपमेंट होता है। क्या? सर से
पैर की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। मतलब प्राथमिक और द्वितीयक कारक क्या है इसके बारे में भरना है। आइए देखते हैं क्या है ऑप्शन। दोस्तों ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला वाला कि जनसंचार माध्यम और परिवार। प्राथमिक कार्ड और द्वितीय कार्ड के बारे में देना है तो प्राथमिक कार्ड जनसंचार माध्यम नहीं है, परिवार तो प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। विद्यालय और परिवार, विद्यालय भी नहीं होगा, विद्यालय सेकेंडरी है, परिवार फर्स्ट प्राइमरी है। और उसके बाद सी क्या है, परिवार और विद्यालय। दोस्तों परिवार प्राइमरी कारक है और दूसरा क्या है, विद्यालय सेकेंडरी कारक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फैमिली और स्कूल। या आइए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसकी क्या दिया हुआ है, एलोबरेशन क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे दोस्तों। क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है। परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, क्योंकि बाल्यावस्था के प्रारंभिक 5 वर्षों में परिवार ही बालक के सीखने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाता है। क्या करता है, अहम भूमिका निर्वहन करता है, जिसमें माता पिता बालक के प्रारंभिक शिक्षक होते हैं और जो कि प्राथमिक तौर पर आचरण, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा नैतिक गुणों का मोरल जो वर्चू होते हैं उसका ज्ञान देते हैं। बाल्यावस्था के विकास के क्रम में विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। क्या, विद्यालय जो होता है समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है, क्योंकि विद्यालय में ही बालक के चौमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। क्या, चौमुखी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा विद्यालय बालक के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायक होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है उसको वो नवीन ज्ञान से जोड़ने का काम करता है, जिससे बालक ज्ञान के सक्रिय अधिगमकर्ता बन जाते हैं। क्या, सक्रिय अधिकार, एक्टिव लर्नर बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है, क्या, एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देती है तो क्या उत्पन्न होगा, संतुष्ट अगर कोई आदमी नहीं होगा तो क्या उत्पन्न होगा। ऑप्शन ए अनुकरण उत्पन्न होगा, ऑप्शन बी असंतुलन, ऑप्शन सी कंजर्वेशन और ऑप्शन डी विकास का समीपस्थ सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा असंतुलन। जब कोई अगर संतुष्ट नहीं होगा, परिणाम उसका संतुष्ट नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलन होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, असंतुलन। ओके दोस्तों, इसके एलोबरेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलोबरेशन क्या है इसको समझ लेते हैं, अच्छे से ध्यान से समझेंगे, एक एक करके पॉइंट को समझेंगे और ध्यान से देखिएगा आप भी। ओके दोस्तों, क्या दिया हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, असंतुलन उत्पन्न होता है और असंतुलन की स्थिति में बालक के अंतःप्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, अंतःप्राज्ञ चिंतन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक के मन में कार्य के प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये अवस्था भी पूछी जा सकती है आपके एग्जामिनेशन में। क्या दिया हुआ है, संवेदी गामक अवस्था 0 to 2 वर्ष, क्या है 0 to 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष, ठीक है, 7 से आगे तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक है। कितना है, 7 से 11 वर्ष तक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, जीन पियाजे के सिद्धांत की में संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। क्या, संरक्षण की भूमिका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते। क्या, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ क्या, संवेदी गामक, सेंसरी मोटर और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मूर्त संक्रियात्मक
और नेक्स्ट क्या है ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो दोस्तों इसका हो जाएगा क्या संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन ए संवेदी गामक अवस्था सेंसरी मोटर। दोस्तों ये कैसे होगा उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं, इसका एलोबरेशन क्या है इसके बारे में एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संवेदी गामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व समझना आरंभ कर देते। क्या संवेदी गामक अवस्था से वस्तु अस्थायित्व आरंभ कर देते हैं समझना, ठीक है। अर्थात बच्चों में यह समझ विकसित होने लगती है कि वस्तुओं का अस्तित्व तब भी रहता है जब उन्हें देखा और छुआ नहीं जा सकता है। मीन्स जब उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते तब भी उसका अस्तित्व रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है, अगर वो अमेरिका नहीं गया हुआ है लेकिन वो अस्थायित्व में है, अमेरिका है, उसको बताया जाए कि एक अमेरिका जैसी एक कंट्री है तो वो जानेगा कि हाँ ये कंट्री है, उसके अस्थायित्व के बारे में जान सकता है। जीन पियाजे के अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 प्रमुख अवस्था का वर्णन किया है जो निम्नवत हैं। क्या क्या है इसके बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या है, क्या अवस्था संवेदी गामक अवस्था 0 to 2 वर्ष, उसमें उपलब्धि क्या होती है वस्तु अस्थायित्व लक्ष्योन्मुख व्यवहार का उद्भव। नेक्स्ट क्या है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है और आत्म केंद्रिता काल्पनिक खेल प्रत्यक्ष बोध का विकास हो जाता है इसमें। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष है, परिरक्षण क्रमबद्धता एवं वर्गीकरण और मूर्त तार्किक चिंतन भी कर लेता है इस उपलब्धि में। इसका क्या है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक, क्या इसमें क्या करता है अमूर्त तार्किक चिंतन भी करता है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है और उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए। क्या हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है, वर्तमान में नैतिक विकास के किस अवस्था में है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दोस्तों आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास मीन्स ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी क्या है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। ऑप्शन सी क्या है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन डी क्या है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। ये में लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में है, मीन्स की वो लॉ का क्या कर रहा है उसको पालन नहीं कर रहा है, चोरी कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। इसका एलोबरेशन क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए ध्यान से इसको डिस्कस करते हैं। क्या है दिया है कि रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। क्या हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई है, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास अवस्था में है। यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के लौकिक स्तर के स्थान पर की अवस्था 4 के अंतर्गत आता है। क्या लौकिक स्तर की अवस्था 4 के अंतर्गत आता है और कोहल वर्ग ने अपने विचार का आधार हेंज की संदेहास्पद किंग कर्तव्य विमूढ़ता को बनाया है। किसको विमूढ़ता को बनाया है। और नोट में क्या दिया हुआ है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के 3 स्तर 6 सोपान निम्नवत हैं। कौन कौन है 3 स्तर और 6 सोपान कौन कौन से हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है कि पहला वाला क्या दिया हुआ है पूर्व लौकिक स्तर 4 से लेकर के 6 वर्ष तक। क्या 4 से लेकर के 10 वर्ष तक है पूर्व लौकिक अवस्था। इसमें सोपान क्या है अवस्था 1 में सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। क्या सजा या आज्ञा पालन अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक नियम तोड़ने से बचता है, वह सोचता है कि अगर वो नियम तोड़ेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, अतः यह उचित होगा कि मैं नियम के विरुद्ध कार्य न करूं। क्या नियम के विरुद्ध कार्य न करूं। नेक्स्ट अवस्था क्या है दूसरा वाली अवस्था तो कारण सापेक्ष अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक का व्यवहार स्वलाभ से प्रोत्साहित होता है। क्या
खुद के लाभ से प्रोत्साहित होता है, अतः वह सोचता है कि मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। क्या? मुझे यह काम अच्छे से करना है, शायद मुझे पुरस्कार मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो अलौकिक स्तर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लौकिक स्तर क्या है, 10 से लेकर के 13 वर्ष तक। क्या? 10 से लेकर के 13 वर्ष तक। अवस्था 3, अवस्था 3 इसमें क्या हो जाएगा, लड़का अच्छा लड़की अच्छी अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि नकल कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा और मम्मी पापा को खुश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मम्मी पापा खुश हो जाएंगे। अवस्था नंबर 4 क्या है कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। क्या? कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि यह समाज के नियमों के विरुद्ध है। क्या? समाज के नियमों के विरुद्ध है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है कि पश्च लौकिक। क्या? पश्च लौकिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पश्च लौकिक स्तर 13 से लेकर के अधिक तक है, 13 वर्ष से लेकर के अधिक तक है, इससे आगे तक। ठीक है। अवस्था 5 क्या दिया हुआ है कि सामाजिक संविदा अभिविन्यास। सामाजिक संविदा अभिविन्यास क्या है कि इस अवस्था में बालक यह सोचता है कि मैं चोरी कर लूंगा और यदि तत्कालीन परिस्थिति की आवश्यकता हो तो जिसका मूल आधार सामाजिक भलाई होता है। क्या? तत्कालीन परिस्थिति यह रहेगी कि जो उसका मूल जो आधार क्या रहेगा, सामाजिक भलाई, तो ये ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अवस्था 6 कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्या? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका क्या है कि यह नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। क्या? नैतिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बालक यह सोचता है कि किसी का जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्या? जीवन रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मेरी व्यक्तिगत हानि हो या क्यों न हो। अगर हानि ही हो जा रही है व्यक्तिगत, तब भी मैं वो चीजें करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या है, सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है। ऑप्शन बी क्या है, बच्चे दूसरे के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। क्या? अच्छी तरह से सीखते हैं। ऑप्शन सी, संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। क्या? संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है कि सांस्कृतिक उपकरण और अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी, क्या सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इसके एलोबरेशन के बारे में समझ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, क्या है कि लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं और लेव वाइगोस्की को इनके सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इनके सिद्धांत का मुख्य आधार उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन होता है। क्या? उत्तरोत्तर मानसिक विकास का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। क्या? समुन्नत करती है। आइए ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है कि निष्क्रिय अनुकरण। निष्क्रिय अनुकरण मीन्स पैसिव इमिटेशन। ऑप्शन बी क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग सहभागिता अधिगम। ऑप्शन सी क्या है, व्याख्यात्मक शिक्षण। और ऑप्शन डी क्या है, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। दोस्तों बच्चे जब कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सीखते हैं एक दूसरे में मिल करके। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कोऑपरेटिव सहभागिता। आइए इसके जो एलोबरेशन है उसको देख लेते हैं। क्या है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम में सहयोगी अधिगम वह विधि है जो अधिगम को समुन्नत करती है। क्या? अधिगम को समुन्नत करती है। यह एक प्रकार की सहयोगी शिक्षा है जिसमें छात्रों को जोड़े या छोटे समूहों में काम कराया जाता है। क्या? पेयर में या तो छोटे छोटे समूहों में काम कराया जाता है ताकि अवधारणाओं पर चर्चा की जा सके तथा समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। और यह व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की एक परस्पर सीखने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। क्या? क्षमता को संयोजित करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। क्या? बाल केंद्रित शिक्षा मीन्स बालक ही सब कुछ होगा, टीचर क्या होगा उसमें
खड़ा होकर के देखेगा और लास्ट में जाकर के जो भी कोई गलती रहेगी तो उसको बताएगा। ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या, और ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि योग्यताओं सत्तावादी मत का विकास करना। दोस्तों मैं बता दूं कि बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी अनुशंसा करती है, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान दिया जाता है। मीन्स इस ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो बच्चा आपस में बाल केंद्रित होकर के सीख रहे हैं मिल करके, तो उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर टीचर खड़ा होकर के ध्यान देगा शांतिपूर्वक। ओके दोस्तों, इसका एलोबरेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में, क्या बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में केंद्र बिंदु बालक होता है। क्या केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रख करके ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। क्या अलग से ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है। क्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है, और इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। क्या निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि है। ऑप्शन ए क्या है कि सभी बच्चों की एक समान स्तर होते हैं, एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। ऑप्शन सी इस जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी है कि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी ही सही है। क्या ऑप्शन डी सही है कि बुद्धि जो होती है कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होते हैं। नेक्स्ट इसका वो एलोबरेशन क्या है उसको ध्यान से देख लीजिए। क्या है एलोबरेशन कि हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। क्या विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर के बहुकारक होता है। हार्वर्ड गार्डनर के अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड, क्या फ्रेम्स ऑफ माइंड्स में यह वर्णन किया है कि बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्या बुद्धि को एकाकी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता है, बुद्धि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। दोस्तों ये बुक भी पूछी जाती है कभी कभी, फ्रेम्स ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है, तो हार्वर्ड गार्डनर की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया हुआ, हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। क्या तार्किक गणितीय, नेक्स्ट दूसरी क्या है भाषाई बुद्धि, और तीसरी क्या है स्थानिक बुद्धि, चौथी क्या है शारीरिक गतिक, और पांचवी सांगीतिक बुद्धि, और नंबर 6 क्या है पारस्परिक बुद्धि, और नंबर 7 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, नंबर 8 प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 9 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है असर्जन रीजन है। तो अभिकथन ए क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि अभिकथन ए है अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश में सृजन पर बल देना। क्या मुद्रित समृद्ध परिवेश में सृजन पर बल देना चाहिए। और तर्क क्या दिया हुआ है कि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास की पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होती है। क्या जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर होती है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड आर राइट, बोथ ए एंड आर राइट, दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन सी क्या है ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी क्या है
ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब ये कैसे होगा इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, क्या है कि अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाते। क्या, अधिगम का जो सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। और यह कथन सही है, लेकिन भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। क्या, भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करती है। किस पे? जैविकीय परिपक्वता पर निर्भर करता है। यह तर्क गलत है कि क्योंकि भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की भूमिका होती है तथा विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। क्या, विद्यालय जो होती है समाजीकरण का द्वितीयक संस्था है, इसलिए ए सही है और लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं। क्या, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनाशील होती हैं। इस तरह के कथन डैश को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? ऑप्शन ए क्या है, जेंडर समानता को, ऑप्शन बी जेंडर समता को, ऑप्शन सी क्या है, जेंडर सशक्तिकरण को, ऑप्शन डी क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता को। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये बढ़ावा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें जेंडर स्टीरियोटाइप होगा राइट ऑप्शन। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे ये होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं और जेंडर रूढ़िवादिता अपेक्षाकृत स्थिर और अति व्यापक अभिवृत्ति और व्यवहार को संदर्भित करते हैं। क्या, व्यवहार को संदर्भित करते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए उसके जैविक लिंग के आधार पर सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। क्या, जैविक लिंग के आधार पर उसको सामान्य और उपयुक्त माना जाता है। जैसे महिलाओं से हमेशा अपेक्षा रहती है कि उनका व्यवहार सभ्य, परवाह करने वाला और प्यार भरा होगा। पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है। क्या, पुरुषों को घर का कर्ता धर्ता माना जाता है और उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। उनसे साहसिक कार्यों की अपेक्षा की जाती है। तो ऐसा कोई नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की भी हर एक काम कर सकती है और लड़का भी हर एक काम कर सकता है। आजकल लड़कियां भी साइंटिस्ट बन रही हैं, उसके साथ साथ लड़के भी साइंटिस्ट बन रहे हैं। तो जेंडर रूढ़िवादिता नहीं करनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर दे करके। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल के अवसर दे करके। ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है कि उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके, मतलब उनका लेबलिंग करके ही ये सारी चीज़ें की सकती है। तो इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उनका बहुविध तरीके से नामीकरण और लेबलिंग व पृथक्करण करके किया जा सकता है उनका। इसको कैसे देखते हैं, आइए देख लेते हैं कैसे इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्करण करके संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों के नकारात्मक की भावना होती है। क्या, बच्चों की नकारात्मकता की भावना आने लगती है और वे स्वयं को हीन महसूस करने लगते हैं, जिससे कि उनका अधिगम प्रभावित होता है। क्या, अधिगम प्रभावित होता है। अतः एक शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अनेक तरीकों द्वारा काम में शामिल होने का अवसर देना चाहिए। अनेक तरीकों द्वारा बच्चों को शामिल होने का अवसर देना चाहिए और अनेक तरीकों से उनके सक्षम जानकारियां प्रस्तुत करें तथा अनेक गतिविधियां कराएं जिससे कि वे अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। क्या कर सके, अर्थपूर्ण अधिगम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 कि आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थी में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना,
ऑप्शन क्या है, बी क्या है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। ऑप्शन डी क्या, सी क्या है, विद्यार्थी के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या रोक लेना। और ऑप्शन सी क्या है कि ऑप्शन डी क्या है कि विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयता में वर्गीकृत करना है। दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये असेसमेंट इसलिए किया जाता है कि अधिगम की अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान बनाना है। मीन्स अगर मान लो कि उसके खूबियों और चुनौतियों को जान जाएंगे तो उनको उसको और भी अच्छे से पढ़ाने की अच्छे से टेक्निक देंगे जिससे कि वो अच्छे से सीखेंगे। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आकलन करने का मुख्य कारण अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों को खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना है, और क्योंकि आकलन के विद्यार्थियों के प्रगति स्तर का पता लगाया जाता है और पाठ्यक्रम से संबंधित विद्यार्थियों की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करने, वर्णन एवं विश्लेषण करने की सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया का आकलन करता है। क्या, सुनियोजित एवं निरंतर प्रक्रिया का आकलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। क्या आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे, किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। ऑप्शन क्या है, ए अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी स्वचिंतन प्रतिबिंबन मीन्स सेल्फ रिफ्लेक्शंस, ऑप्शन सी क्या है कंठस्थीकरण, और ऑप्शन डी क्या है निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों अभिसारी चिंतन होगा नहीं, कंठस्थीकरण होगा नहीं और निष्क्रिय अनुकरण होगा नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन मीन्स स्वचिंतन प्रतिबिंबन को हम लोग ज़्यादा संवर्धन करेंगे। नेक्स्ट इसका एलोबरेशन क्या है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। क्या है कि आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्वचिंतन प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्वचिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनमें सृजनात्मकता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वे रचनात्मक कार्य करते हुए तार्किक दृष्टि गुण को वृद्धि करते हैं। क्या, तार्किक दृष्टि गुण को वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन 16, विद्यालय के सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले, क्या सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। ऑप्शन सी क्या, उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। और ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी और डी क्या है, ऑप्शन सी दिया हुआ क्या, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। और ऑप्शन डी क्या है, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कि बच्चों की विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। इसका कैसे होगा ऑप्शन सी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से डिस्कस करते हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या कि विद्यालय से में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता एवं योग्यता अलग अलग होती है, अतः बच्चों का समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उनके अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे सहज महसूस करें व कक्षा में समायोजित हो सकें। क्या, कक्षा में समायोजित हो सकें। और क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विकलांग वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच, क्या विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतर क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण से समर्थन देता है। तो ऑप्शन ए क्या है चिकित्सकीय, और ऑप्शन बी क्या है दानशीलता, ऑप्शन सी क्या है सामाजिक, और ऑप्शन डी क्या है मानवीय अधिकार। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सामाजिक।
कैसे सामाजिक होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित होती है। क्या? व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित क्रियाओं अन्य क्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है कि जिसका संबंध व्यवहारगत तथा पर्यावरणीय बाधाओं से है। क्या? व्यवहारगत और पर्यावरणीय बाधाओं से है। जो व्यक्ति समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिगम अधिनियम। क्या? विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। क्या है? विकलांग जो बच्चे रहेंगे उनको 18 वर्ष तक उनको मुक्त शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट नोट में क्या है? प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व विकलांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों के सफल समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या? जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय प्रयोग करना चाहिए। और ऑप्शन बी क्या है? अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है कि ऑप्शन सी है कि कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध करना चाहिए। ऑप्शन डी क्या है कि यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित होना चाहिए। क्या? जो अगर हम बोल रहे हैं तो उसको दिखा करके भी सारी चीज़ों को पूरा करना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। मौखिक सुनिश्चित करना है कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुति के साथ पूरी होना चाहिए। इसका जो एलोब्रेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है एलोब्रेशन? क्या है एलोब्रेशन? कि श्रवण बाधिता वाले, क्या जो सुनने वाले बाधिता वाले विद्यार्थी के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित होगा। क्या पूरित होना चाहिए? क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातें चित्त को सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। क्या? 5 फीट के भीतर जो भी बातें हो रही है उसको सुन पाने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्वक अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण भी उनका समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। क्या होगा? उनका लर्निंग प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि मेधावी प्रतिभाशील बालकों में बच्चों में किस तरह की संभावना है? किस तरह की संभावना है? तो ऑप्शन ए, उनमें मूल की बातों की सहज का अभाव होता है। क्या? मूल की बातों की सहज समझ का अभाव होता है। ऑप्शन बी क्या है? अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं। ऑप्शन सी क्या है? यदि कार्य चुनौती भरा है तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी क्या है कि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। क्या? समाधान, जो मेधावी छात्र होते हैं वो समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका एलैबोरेशन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या है कि मेधावी प्रतिभाशाली जो बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है। और टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। कितना? 140 से अधिक होती है। और प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। क्या? उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। यह अमूर्त एवं समालोचनात्मक चिंतन करते हैं। क्या? अमूर्त और समालोचनात्मक चिंतन करते हैं तथा गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों के त्वरित समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर रिएक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो ऑप्शन ए क्या है? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुँचना। और नेक्स्ट क्या ऑप्शन क्या है? विभिन्न संवेदों को दीपन। और ऑप्शन सी क्या है कि प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों के में प्रस्तुत करना। ऑप्शन डी क्या है?
बिना किसी अंतराल, क्या बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। कैसे इसका होगा ऑप्शन डी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कैसे होगा। क्या है कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करता है। ADHD, क्या इनको बोला जाता है, ADHD प्रायः बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। क्या बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण निम्न है, इसके प्रमुख लक्षण निम्न है। क्या ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है इसमें, पॉइंट क्या दिया हुआ है, बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम करना और लंबे समय से चल रही एक ही स्थिति जिससे ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, क्या कठिनाई, अति सक्रियता का होना और भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी। दोस्तों ऐसे ही क्लासेज आपकी चलती रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को ऐसे ही स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।